press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संचयन के भाग 1 का पाठ कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है कल्लू कुम्हार की उनाकोटी। ये उनाकोटी है क्या और कुम्हार किसे कहते हैं? मिट्टी का काम करने वाला, जो कि हम देखते हैं ना, मटके जो भी ये बनाने का काम करते हैं कारीगर, उसको हम कुम्हार कहते हैं, है ना। और ये उसकी उनाकोटी ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कल्लू जिस व्यक्ति का नाम है, उसकी ये उनाकोटी की इसमें कहानी है। इन्हें पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। कल्लू कुम्हार की उनाकोटी एक यात्रा वृत्तांत है। जब जर्नी पे गए थे, यात्रा पे गए थे लेखक, तो उनका ये वृत्तांत है, उनका आंखों देखा हाल इसमें लिखा गया है। लेखक एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग करने के लिए त्रिपुरा की यात्रा पर जाता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने त्रिपुरा के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, कला, लोक जीवन एवं समसामयिक स्थिति का आंखों देखा चित्रण प्रस्तुत किया है। इस पाठ को पढ़कर हम बुद्ध और शिव की महिमा से संपन्न देश के सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा के विषय में रोचक एवं तथ्यपरक जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। तो आप आइए देखते हैं, उससे पहले लेखक परिचय। के विक्रम सिन्हा, इनका जन्म कब हुआ? 1938। अध्यापन कार्य से प्रारंभ कर सरकारी नौकरी में विभिन्न महकमों में उच्च पदों पर कार्यरत रहे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निदेशक यानी फिल्म नीति के पद पर कार्य करते हुए समय से पहले ही नौकरी को विदा कह अपनी विशेष दिलचस्पी के कारण सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। यानी उन सरकारी नौकरी को उन्होंने त्याग दिया और ये फिल्म जगत जो है विशेष दिलचस्पी होने के कारण विक्रम सिंह ने क्या किया, सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में एक्टिव पार्टिसिपेट करने लगे, सक्रिय रहे। विकास, पर्यावरण और देशहित की ओर विशेष झुकाव रखने वाले के विक्रम सिंह ने अंधी गली ने 1984 में, न्यू दिल्ली टाइम्स 1985 के निर्माण में सहयोग करने के साथ साथ दर्पण 1994 का भी निर्माण किया। उन्होंने टेलीविजन के लिए फिल्म सृजन 1994 का निर्देशक तथा कवि और कविता श्रृंखला का निर्माण एवं निर्देशन भी किया। 5 से अधिक वृत्तचित्र भी बनाए। इन्हें पाठ लिखने के साथ साथ पाठ लिखने से भी अधिक कार्यक्रम इन्होंने किसमें जुटाए? वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए। अनेक वृत्तचित्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुए। आजकल फिल्म कार्य के साथ साथ जीवनों, समाज और कलाओं से संबंधित विषयों पर जनसत्ता में नियमित रूप से शब्द लेखन कर रहे हैं। आज भी क्या है, लेखन कार्य में ये मसरूफ हैं, बिजी हैं। यानी वृत्तचित्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में ये क्या है करते हैं, प्रदर्शित करते हुए हमें नजर आते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कल्लू कुम्हार की उनाकोटी ये किसकी कहानी है और ये उनाकोटी क्या है और इसकी विशेषता क्या है, जानेंगे बच्चों। चलिए पाठ शुरू करते हैं। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। यानी ध्वनि यानी आवाज में ऐसी शक्ति है जिसे भयानक आवाज को सुनते ही हम किसी और दुनिया में गुम हो जाते हैं। और वो कौन सी ऐसी ध्वनि थी जिसके कारण लेखक इतना डरे हुए हैं और वो किन यादों में खो गए हैं।
मैं उनमें से नहीं हूं जो सुबह 4 बजे उठते हैं। यानी लेखक का कहना है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सुबह सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही उठ जाते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। यानी इनका कहना है कि मॉर्निंग वॉक के लिए कह रहे हैं। यानी सुबह सवेरे लोग जगह उठते हैं और 5 बजे तक तैयार हो जाते हैं और फिर गार्डन में घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छा होता है, सोचकर जो अपनी मेम साहबों के साथ यानी कि जो अपनी पत्नियों के साथ निकलते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। सोहबत यानी संग, साथ। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ। सूर्य उदय जब होता है उसी के साथ, सूर्य के साथ ही मैं भी क्या है उठ जाता हूँ। अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। यानी लेखक विक्रम सिंह क्या कहते हैं, कब उठते हैं वो? सुबह सूरज की निकलते के साथ, सूरज निकलने के साथ साथ ही ये उठते हैं और उनकी चाय वो स्वयं बनाते हैं और फिर अखबार यानी न्यूज़पेपर लेकर एक अलसाई सुबह का वो आनंद लेते हैं। यानी सुबह सवेरे जो अभी अभी जगा जाता है उस समय की नींद का वो भरपूर आनंद चाय की चुस्कियों में लिया करते हैं। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। यानी अखबार में क्या खबर छपी रहती है बच्चों, उस पर इनका ध्यान नहीं है। बस सुबह का आनंद लेना है, चाय का मज़ा लेना है। इस मज़े को लूटने के लिए क्या करते हैं लेखक, अखबार यानी समाचार पत्र लेकर बैठ जाते हैं। ये तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। कटी पतंग, जो पतंग हम उड़ाते हैं उसकी डोर जब कट जाती है तो बेकाबू होकर पतंग क्या है अपने आप उड़ने लगती है, उसका कोई भी एक ठिकाना नहीं रहता है। तो दिमाग को उसी कटी पतंग की तरह क्या करते हैं लेखक को ऐसे ही छोड़ देते हैं हवा में तैरने के लिए, और ये समाचार पत्र पढ़ने का बस एक बहाना है। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ। यानी लेखक जो हैं, जो अखबार पढ़ते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, उससे उनका माइंड फ्रेश हो जाता है और क्या है उनके शरीर को क्या है ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। इन्हें जो शक्ति वो प्राप्त कर लेते हैं रिलैक्स देकर अपने माइंड को, तो उनका मन क्या होता है चुस्त हो जाता है, चालाक हो जाता है, जिससे वो एक और दिन के लिए भी काम करने के लिए योग्य हो जाते हैं। ऐसी उनमें शक्ति आ जाती है जो कि दुनिया का सामना, दुनिया को फेस करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। यानी किस तरह की दुनिया का सामना करने के लिए, किस तरह का फेसिंग करने के लिए जा रहे हैं, इसके कोई सिर पर नहीं है, मतलब उसका कोई माना या मतलब नहीं है। बस वो खुद को असमर्थ समझते हैं, इस ऐसी दुनिया का वो सामना करने में वो असमर्थ हैं करके लेखक का कहना है। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। देखो अभी हाल में, अभी रिसेंटली क्या हो गया है, उनकी शांतिपूर्ण दिनचर्या में, उनके दैनिक चर्या में जो उनका टाइम टेबल वो शेड्यूल जो बनाए हुए हैं उसमें एक दिन और क्या हो गया, बाधा आ गई है, अड़चन पैदा हो गई है। खलल यानी अड़चन, इन्हें बाधा पड़ गई है। मैं जगा एक ऐसी कानफोड़ आवाज से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। शुरुआत में ध्वनि ने एक अद्भुत गुण है, किस लिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने ऐसी आवाज से जागे जो कान को फोड़ देने वाली थी, इतनी भयंकर आवाज थी वो, जो कि टॉप जो कि कैनन बॉल्स में जब कोई बमबारी डालते हैं, जैसे कि बम ब्लास्ट होता है, तो इतनी भयानक आवाज थी वो। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो जैसे।
यानी उस भयंकर आवाज को सुनकर लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि इन दो व्यक्तियों ने इन्हें जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन ने क्या किया है मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया हो जैसे ऐसा महसूस हुआ। आखिर ये आवाज थी किसकी, कौन सी आवाज थी ये जानेंगे। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कैसी बात? यानी विश्व युद्ध वाली बात कोई नहीं थी। पर वो आवाज कौन सी थी? दरअसल ये तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था। स्वर्ग में, ऊपर स्वर्ग में, आसमान में चलने वाली ये टकराव भरी आवाजें कौन सी हो सकती है भला? थंडरिंग साउंड, यानी जब बारिश होती है तो उसकी बिजली की आवाज सुनते हैं ना, ऐसी कड़कड़ाती हुई आवाज आती है। ये वही आवाज थी जिसके कान फोड़ने की जैसे लग रही थी लेखक को, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। तो लेखक की नींद जगी ऐसी आवाज से जो बिजलियों की चमक थी और बादलों की गर्जना थी। उसी की आवाज से इनकी नींद खुल गई। मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। यानी बादल, आसमान में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होती है? गर्ज पैदा हो जाती है। तो ऐसे बादल, आकाश में बादल जो भरे थे वो कैसे नजर आ रहे थे? सेनापतियों के जैसे, जो सैनिक एक दूसरे से टकरा रहे हों जैसे। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। यानी विक्षिप्तों, यहीं पर आपके अर्थ मिल जाते हैं बच्चों। विक्षिप्त किसे कहते हैं? पागलों की तरह। विक्षिप्त यानी पागल, यानी दीवारों की तरह, दीवाने जो हैं। आकाश में बादल कैसे थे? दीवानों की तरह वो टकरा रहे थे। और तड़ित के अलावा, तड़ित भेद देने वाली बिजली के अलावा जाड़े की अलस सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। तड़ित यानी तड़के की आवाज, यानी जोर की आवाज। बिजली, यानी विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अलस सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। अलस सुबह यानी बिल्कुल सुबह, पूरी की पूरी जैसे कि सुबह हो जाती है। यानी मॉर्निंग, तड़के की जब हम उठते हैं
सुबह देखते हैं तो बहुत ही तड़के की ठंड रहती है, बिल्कुल सुबह। इन्हें पागलों की तरह, यानी दीवानों की तरह आकाश में भेद भेद देने वाली बिजली तड़ित के अलावा, इन्हें बिजली के अलावा जो थी तड़के की ठंडी सुबह थी। जाड़े की अलग सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इन्हें जो कुछ भी लेखक देख रहे थे आसमान में, ये सब एक तांडव की तरह दिख रहा था। इस तांडव की गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। मैंने इस गर्जन तर्जन की आवाज़, इन्हें गरजने की, ये जो बादलों की जो आवाज़ सुन रहे हैं लेखक, उस भयंकर आवाज़ ने उन्हें कितने साल पीछे ले गए? 3 साल पहले। 3 साल पहले इस प्रदेश में, इस स्थान में चले गए वो त्रिपुरा। त्रिपुरा मिजोरम कहते हैं ना। त्रिपुरा में एक उनाकोटी, एक स्थान का नाम है। उनाकोटी क्या है? एक स्थान त्रिपुरा में। उनाकोटी एक स्थान, प्लेस जो त्रिपुरा में है। वहाँ की एक शाम क्या क्या हुआ था वो सब कुछ इन्हें नजर आने लगा। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड, दिसंबर का महीना 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 तांडवों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। त्रिपुरा की कैपिटल सिटी कौन सी? अगरतला। किस लिए गए थे लेखक? टीवी की एक श्रृंखला, टीवी के एक सीरियल बनाने के लिए। टेलीविजन में पहले हम देखते थे ना, कितने सारे सीरियल्स उसमें नजर आते थे, तो उसी के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी कौन सी? अगरतला, वहां पे गए थे एक टीवी शो बनाने के लिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी नेशनल हाईवेज जो भी वहाँ पे मिलते थे लंबे लंबे, उस मार्ग में यानी राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। यानी वो जो टीवी की श्रृंखला जो बना रहे हैं उसके लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जाना पड़ा। तो वहाँ के हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करते हुए उन्होंने त्रिपुरा की विकास संबंधी वहाँ की गतिविधियों के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन लेना था। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। भारत का सबसे छोटा राज्य, छोटा स्टेट में एक स्टेट है त्रिपुरा। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। यानी कितने हैं? 34% से ज्यादा, सिर्फ 34 है, 34% ही वहाँ की पॉपुलेशन है। 34, तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी त्रिपुरा या अगरतला जो है उसके तीनों ओर किससे घिरा हुआ है? वो बांग्लादेश। और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। यानी यहाँ के पूरे इलाका जो है वो बताया जा रहा है, उनका
शेष भारत यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया, उसके साथ इसका दुर्गम जुड़ाव, यानी बहुत ही कठिन रास्ता तय करके जाने का वहाँ पर एक दुर्गम स्थान जो जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा में, यानी उत्तरी पूर्वी सीमा के सटे मिजोरम, मिजोरम जो है उत्तर पूर्वी की तरफ जो आता है मिजोरम और असम, उसके द्वारा वो रास्ता बनता है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। यानी बांग्लादेश की इसकी बाउंड्री के करीबी प्रदेश और कौन से हैं? सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। यानी अगरतला भी कहाँ पर है? उसी की सीमा की चौकी के महज सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही अगरतला भी मिलता है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ ज़बरदस्त है। आवक यानी आने वाले लोग, यानी बहुत सारे लोगों का वहाँ आना जाना लगा रहता है और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। कौन सी स्वीकृति हासिल है? सामाजिक। यहाँ की असाधारण जनसंख्या, यानी यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। यानी असम से और पश्चिम बंगाल से सारे सब जगहों से लोग वहाँ पर आते हैं। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ के बाहर के लोग जो हैं वही उन्हीं लोगों का अधिक यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। इसी कारण इसमें जनसंख्या में कौन सा संतुलन आ गया है? आदिवासियों के खिलाफ उनको वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। यानी वहाँ पर बचे आदिवासियाँ जो है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनसे अधिक बाहर के लोगों का आना जाना वहाँ पर ज़्यादातर हो गया है। तो इसी कारण वहाँ के आदिवासी जो हैं असंतोष हैं। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की। तो लेखक विक्रम सिंह जो हैं पहले के 3 दिन उन्होंने कहाँ पे शूटिंग की? अगरतला में। यानी अगरतला त्रिपुरा की राजधानी में उन्होंने वहीं के आसपास के एरिया में शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। इन्हें अगरतला में वहाँ पे जो मंदिर थे और जो बड़े बड़े महल थे वो वहाँ के शहर के रूप में जाना जाता है। जो कभी अगरतला के इर्द गिर्द उन्होंने क्यों शूटिंग की? वहाँ पे एक समय क्या था? मंदिर, बहुत सारे मंदिर और महलों के वहाँ के शहर थे। उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है। यानी उस अगरतला का मुख्य महल जो है उज्जयंत क्या है? उज्जयंत एक बहुत बड़ा यानी मुख्य महल है। मुख्य महल कहाँ का? अगरतला का। उज्जयंत, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। मैंने विधानसभा बना दिया गया है उस मुख्य महल को। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को ये महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। इन्हें एक ज़माने में राजा महाराजा दौर करते थे जब वो मुख्य महल हुआ करता था, बट अब जो है
क्या बन गया है, वो विधानसभा बन गया है, जिसके कारण आम जनता के वहां पर हस्तांतरण को ये महल अब नाटकीय रूप में भी क्या होने लगा है, प्रतीत करने लगा है। यानी हस्तांतरण, एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना। यानी पहले राजा महाराजा वहां पर राज किया करते थे, बाद उनसे ये आम जनता इन्हें विधानसभा में बदल गया। अब किसमें क्या होने लगा है, वहां पर नाटकीय रूप में प्रतीत होने लगा है। प्रतीकित होना यानी अभिव्यक्त करना। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, इन्हें इसे भारत के सबसे सफल शासक जो थे, जो सफलता प्राप्त किए हुए शासक जो थे, उनके वंशों में से एक है। इन्हें लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। इन्हें कितने राजा वहां पर राज किए हैं, 183, 183 क्रम अनुसार वहां पर राजाओं का राज रहा है। जो त्रिपुरा के कौन सा वंश, कौन सी डायनेस्टी, माणिक्य वंश का अब हम कह सकते हैं कि उसका दुखद अंत ही हम उसे कह सकते हैं। त्रिपुरा के माणिक्य वंश, वहां पर डायनेस्टी वामाणिक्य की रूल किया करती थी, जिसे 183 क्रम अनुसार राजाओं ने राज किया है। राजाओं का राज रहा है। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई ही हैं। इन्हें वहां पर, वहां के कम, इन्हें बाहर के अधिक लोगों के आने से क्या हो गया है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, कुछ समस्याएं पैदा तो हुई हैं। लेकिन इसके चलते ये राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। बहुत सारे वहां पे धर्म का वो समाज बना हुआ है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। यानी त्रिपुरा में क्या है, 19 अनुसूचित जनजातियां। कितनी जनजातियां, 19 अनुसूचित जनजातियां, और विश्व के पूरे वर्ल्ड के 4 धर्म जो भी हैं वहां का वो प्रतिनिधित्व वहां पर हम देख पाते हैं। अगरतला के बाहरी हिस्से, अब अगरतला का बाहरी हिस्सा, बाहर का पार्ट जो है वो पैचार थल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। इन्हें अगरतला का बाहरी पार्ट, अगरतला का बाहरी पार्ट में जो जिसका नाम है पैचार थल जो है अगरतला का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर लेखक ने क्या देखा, एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा, बुद्ध का मंदिर। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुग महायानी बौद्ध हैं। इन्हें लेखक ने पूछा कि बौद्ध मंदिर के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की, तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीले में से, कबीले जो नोमैडिक पीपल जो घूमा करते थे, अपने ट्राइब्स को वहाँ पर डाला करते थे, वो जिसमें कबीला कहते हैं उसको, उसे 19 कबीले में से 2 कबीले यानी चकमा और मुघा महायानी बौद्ध हैं। इन्हें इस पैचाथल के बारे में, जो सुंदर बौद्ध मंदिर था उसके बारे में लेखक ने पूछा, तो उन्हें बताया गया 19 कबीले में से कितने कबीले, 19 कबीले में से 2 जो हैं, 2 कबीले ऐसे हैं जो चकमा और मुघा महायानस जो कि बौद्ध हैं।
ये कबीले यानी जो 19 कबीले वहाँ पर लगाए गए हैं, उसमें से 2 कबीले जो हैं ये चकमा और मुघा महायानी बौद्ध के हैं। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटकाओं के रास्ते आए थे। ये कबीले जो थे उस समय से आते हुए, यहाँ पर मैंने बोला था कि त्रिपुरा में वहाँ के कमीने बाहर से आए हुए ज़्यादातर हैं। तो उनमें से ये 2 कबीले टोटल 19 कबीलों में से ये 2 कबीले चकमा और मुघा महायानी जो है वो बौद्ध हैं, और ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटकाओं इस स्थान के नाम है जो उस रास्ते से वो आए थे, यानी बर्मा से आए हुए रास्ते थे जिसका नाम बर्मा का म्यांमार था। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। वहाँ की बुद्ध की प्रतिमा जो थी, बुद्ध की स्टैचू जो थी, उस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा कब लाई गई थी? 1930 में, वहाँ के दशक में रंगून से लाई गई थी। रंगून। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा, तो फिर वहाँ से उन्होंने नेशनल हाईवे 44 पकड़ा और तिलियामुरा कस्बे में पहुँचे। इन्हें ये त्रिपुरा के सारे स्थान बता रहे हैं लेखक कि उन्हें कौन से एरियाज कस्बे मिलते गए। तिलियामुरा, तो अगरतला में जैसे ही शूटिंग हो गई तो वहाँ से वे कहाँ गए? सीधा तिलियामुरा, वो एक कस्बा था जो पहुँचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही था। इन्हें एक कस्बा, एक छोटा सा कस्बा जिसे समझो हम गांव ही कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही वो बड़ा था एरिया। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई। तो वहाँ जाकर लेखक किससे मिले? हेमंत कुमार जमातिया। लेखक जब शूटिंग के लिए अगरतला से निकले और तिलियामुरा पहुँचे, तिलियामुरा एक कस्बा यानी कि एक गांव ही था जो कि बड़ा था, तो वहाँ पर उन्होंने हेमंत कुमार जमातिया से की। हेमंत कुमार जमातिया से लेखक की मुलाकात हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं, फोक सिंगर जो कहते हैं हम। तिलियामुरा के प्रसिद्ध लोक गायक थे, प्रसिद्ध लोक गायक यानी कि फोक सिंगर जो हम कहते हैं। कौन? हेमंत कुमार जमातिया, तिलियामुरा गांव के प्रसिद्ध लोक गायक। उनसे लेखक मुलाकात करते हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके थे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी से इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका था 1996 में। हेमंत कोकबारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। यानी उनके कबीले की भाषा जो है, कबीले वाली भाषा को कबीलाई भाषा कहते हैं। उनकी बोलियों में से एक बोली है कोकबारोक, यानी कोकबारोक एक बोली, इन्हें एक उनकी भाषा है जो तिलियामुरा गांव के लोग बोला करते हैं। उन्हीं की बोली में ये लोक गायक इन्हें गाते थे। लोकगीत किस बोली में बोलते थे? वो कोकबारोक बोली में, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक बोली थी। जवानी के दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। यानी जवानी के दिनों में जब वो यंग थे, जब वो यूथ थे, तो उस समय जब वो लोग गायक नहीं किया करते थे, लोकगीत नहीं गाया करते थे, उन दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। ये
पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहे थे तो बहुत ही संघर्ष का काम था वो, जो कि हथियार बंद काम था वो। अब वो रास्ता छोड़कर, उस रास्ते से हटकर कौन, हेमंत कुमार जमातिया और पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काम से हटकर चुनाव लड़े। फिर उसमें जिला परिषद के वो मेंबर बन गए, सदस्य बने। चुनाव लड़ने के बाद, यानी इलेक्शन जीतने के बाद वे जिला परिषद के सदस्य बने। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। इन्हें जिला परिषद वालों ने क्या किया, ये लेखक जो शूटिंग के लिए गए थे उनके लिए, उनके सारी यूनिट को एक भोज यानी लंच पर उन्हें आयोजन किया गया, यानी कि उनको लंच अरेंज किया गया। ये एक सीधा साधा खाना था, यानी सिंपल फूड था, जिसमें सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था, जो बहुत ही रिस्पेक्ट देने, सम्मानित करके बड़े लगाव के साथ, चाहत के साथ उन्हें वो खाना खिलाया गया था। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। इन्हें भारत की मुख्य धारा में जो ये मुंहजोरी आई है, इन्हें बहुत ही यहाँ पर मुंहजोर, इन्हें मुंहजोर करना, किसी को अपशब्द कहना, ऐसी दिखावीबाज संस्कृति की अभी वहाँ पर त्रिपुरा में क्या है, जनजीवन को ऐसी मुंहजोर आवाज़ से नष्ट नहीं की थी। भोजन के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया। तब जब खाना खाकर हो चुका तो लेखक ने हेमंत कुमार जमातिया से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि एक गीत गाकर सुनाए। और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। तो जैसे ही वो एक लोक गायक थे, उन्होंने गाना शुरू कर दिया इस धरती की बहती हुई शक्तिशाली नदियों पर, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य जो भी हैं उन पर उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया, जो कि नदियों पर था वो गाना, और ताजगी भरी हवा जो चल रही थी उसके ऊपर, और शांति भरी एक गीत गाकर सुनाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती हैं। त्रिपुरा में संगीत जो है उसके रूट्स बहुत ही डेप्थ में है, बहुत ही वहाँ पर उसका काफ़ी क्या है, इस संगीत का डिमांड है, मांग है वहाँ पे। तो गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। तो जानते होंगे आर.डी. बर्मन संगीतकार जो है वो भी त्रिपुरा के ही हैं। अभी जानते हैं ना, हाल ही में आर.डी. बर्मन, उनके बड़े भाई एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे, इन्हें राजघराने से संबंध रखते थे एस.डी. बर्मन। तिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। इन्हें जैसे कि ये टीवी शोज बनाने में लग्न है लेखक, और ये ऐसे ही तलाश करते हुए ढूंढते जा रहे हैं गायकों को। तो वहाँ पर एक और गायक, इन्हें यहाँ पर ये तिलियामुरा में जो लोक गायक मिले थे प्रसिद्ध हेमंत कुमार, इनसे मुलाकात होने के बाद, इनके साथ खाना पीना होने के बाद में एक गीत भी उनसे सुने। फिर वो आगे बढ़े तिलियामुरा शहर के ही वहाँ वार्ड नंबर 3 में। जब वहाँ पर भी जाते हैं तो एक और शख्स से मुलाकात करते हैं, एक और गायक से उनकी मुलाकात होती है जिनका नाम मंजू ऋषिदास है। दूसरे गायक से मुलाकात हो रही है, मंजू ऋषिदास, ये भी तिलियामुरा के ही वार्ड नंबर 3 के हैं। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, यानी मंजू ऋषिदास जिनका नाम है, और ये ऋषिदास जो है मोचियों के एक समुदाय का नाम है। मोची किसे कहते हैं, जो चप्पलों की सिलाई करता है ना, उसको मोची कहते हैं। उन्हीं का एक समुदाय का एक नाम है ये सरनेम ऋषिदास। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और
उनकी मरम्मत के काम में भी हैं। इन्हें सिर्फ इनका काम जूते बनाना ही नहीं, उसके अलावा भी इस समुदाय के कुछ लोग जो हैं विशेष हैं, जो इन वाद्यों से गाए जाते हैं, जिनमें विशेषकर तबला और ढोल। यानी उनकी भी वो मरम्मत का काम करते हैं। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी। इन्हें मंजू ऋषिदास जो है एक महिला है और एक अट्रैक्टिव लेडी है। मंजू ऋषिदास जो है एक आकर्षक महिला है। और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वे निरक्षर थी, यानी वो अक्षरित नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वे निरक्षर थी, लेकिन वो आकर्षक महिला होने के कारण उनकी रेडियो कलाकार, वो एक रेडियो कलाकार थी। उनके अलावा उनकी नगर पंचायत में अपने ही वार्ड की क्या थी, वो प्रतिनिधित्व भी करती थी, यानी हर काम में वो आगे रहती थी। लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। यानी इस तरह से वे जो भी अपने पंचायत, अपने वार्ड की वो प्रतिनिधित्व करती थी, तो उसी के कारण वे नगर पंचायत के वे क्या कौन सी चीज़ें सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ जो है स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पीने का पानी, इन्हें उसके बारे में भी उन्हें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था, पूरी की पूरी जानकारी थी। तो नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। यानी स्वच्छ नल का वार्ड में जो है उनके नल का पानी, यानी टैप स्वीट वाटर जो है उसका पहुंचाने का उन्होंने भी काम किया। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए। तो इस लेखक के लिए मंजू ऋषिदास ने भी 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। यानी पति और पत्नी दोनों मिलकर गा रहे हैं, तो उनके गानों की भी लेखक जो है शूटिंग ले रहे हैं। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई। यानी गृहिणी, एक हाउसवाइफ की तरह वो, जैसे कि वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पंचायत के एक प्रतिनिधित्व हैं, तो उसके अलावा उन्होंने गृहिणी का रूप उसका उस पात्र में भी लेखक ने उनको देखा और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। यानी वो एक अफसर होते हुए भी क्या करती हैं, एक सीधी सादी गृहिणी की तरह लेखक के लिए चाय बनाकर लाती हैं। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है। एक अछूत प्रथा जो है, ये जो लोग हैं यहाँ पर, एक चप्पल सीने वाले, मोची का काम करने वाले सभी क्या हैं, अछूत कहलाते हैं। तो लेखक को सब कुछ देखकर, जो भी वहाँ पर स्वच्छता उन्होंने देखा, तो देखकर उन्हें कैसा संभव, वैसा उन्हें लगा के स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की उन्होंने अछूत प्रथा को देखी, जो अब भी वहाँ पर प्रचलित है। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा ही है। यानी अब लास्ट पार्ट वहाँ पर जो जा रहे हैं, त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त, वहाँ पर जो हिंसा से भरा हुआ वो मुख्य भाग है, उस प्रवेश करने से पहले है उन्होंने अंतिम पड़ाव देख लिया टिलियामुरा का। इसके बाद जो रास्ता जाते हैं वो बहुत ही हिंसाग्रस्त है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। यानी टिलियामुरा जो कि अंतिम पड़ाव पर अभी लेखक पहुंचे हैं, तो पहुंचने से पहले वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर, अब नेक्स्ट 83 किलोमीटर जाना है, यानी मनु तक
की यात्रा, मनु वहाँ तक जाना है उन्हें, तो वहाँ की यात्रा के दौरान उन्होंने किसका सहारा लिया? ट्रैफिक, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनकी एक सुरक्षा के काफिले की शक्ल में वो जो चलता है। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दे। ये जो काफिला जो घेराबंदी करके जो चारों ओर से प्रोटेक्ट करके जो जाता है काफिला, हमें उसी के साथ चलने दे करके लेखक क्या कर रहे हैं? अनुमति मांग रहे हैं मुख्य सचिव से और आईजी से। थोड़ी ना नुकुर के बाद, पहले तो वो मना करते हैं, कौन? मुख्य सचिव और आईजी। तो फिर बाद में थोड़ी सी नखरे करने के बाद, थोड़ी ना नुकुर करने के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए। तो बाद में आईजी और मुख्य सचिव ने परमिशन दे दिया इनको पूरी सुरक्षा के साथ ले जाने के लिए, क्योंकि वो जो रास्ते जा रहे थे वो बहुत ही हिंसाग्रस्त है। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और ये काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। यानी हमें अब ये काम जो है जान खतरे में डाल के जाना होगा। यानी उन्होंने क्या किया? कौन सी शर्त रखकर वो तैयार हो गए? इन्हें लेखक को और लेखक के जो कैमरामैन साथ थे उनको क्या है? सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में, सीआरपीएफ की जो गाड़ी थी उसमें ही चलना होगा और ये काम लेखक और उनके साथी को खतरे में डालने वाला था। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज के पाठ का सार, जो कि पूरी का पूरा ये त्रिपुरा और उसके इर्द गिर्द सीमावर्ती प्रदेश में जो भी स्थान आते हैं उनके बारे में आपने जानकारी पाई। आशा करती हूँ समझ पाए होंगे। आप भी दोबारा 1 से 2 बार इस पाठ को पढ़ेंगे तो बखूबी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।